अभी आपने कुछ हालिया केस में बताया था कि कोई पेशेंट आपका आया था जिसने ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई, उसके बारे में बताएं। एक 82 इयर्स ओल्ड फीमेल जो कि नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन थी, वो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की मरीज पिछले 30 साल से थी, दवाइयां उनकी बराबर चल रही थी, बच्चों ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया था कि दवाइयां उनकी बराबर चले, लेकिन उनकी एक आदत और उनकी एक छुप कर करने वाले अमल ने उन्हें जो है हर ऑर्गन को डैमेज करने में मजबूर कर दिया। वो था कि वो नमक की शौकीन इतनी थी कि वो छुप कर अपने घर वालों से छुप कर नमक काफी क्वांटिटी में लेकर डायरेक्ट खा लिया करती थी, सिर्फ लज्जत के लिए। एक जिस दिन हमने उनको एग्जामिन किया उस दिन उनका ब्लड प्रेशर 220/110 था। मैक्सिमम लोड जो उनके एज पे नसें सह सकती थी 220 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि 120 होना चाहिए, 100 mm बढ़ चुका है जी। इतना होने के बाद वो एक कंडीशन में चले गए जिसे हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहते हैं। इसलिए मैंने ये टर्म आपके लिए कहा क्योंकि अब इतना ब्लड प्रेशर पीछे पीछे बढ़ते बढ़ते उनका किडनी डैमेज हो चुका था, उनका हार्ट डैमेज हो चुका था। किस वजह से? ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। हालांकि वो दवा बराबर खाते थे, लेकिन इसे हम परहेज कहेंगे, परहेज नहीं था उनके अंदर। दवा उन्होंने 3 मेडिसिन चालू की, कभी दवा नहीं छोड़ा क्योंकि बच्चे दवा खिलाते थे उनके, पर ये छुप कर जो ये ऐसा करती थी तो बच्चे भी चेक नहीं करवाते थे कि नहीं दवा बराबर खाती है, क्या जरूरत है चेक करने की, उम्र है, एकदम स्लिम है, कोई ओबीज नहीं है, कभी कोई तकलीफ नहीं बताती है, तो क्यों कोई डॉक्टर के पास ले जाएगा चेक करवाने। लेकिन जब चेक किया गया, ब्लड टेस्ट कराए गए तो उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, किडनी इंजुरी में था, सोनोग्राफी कराया गया तो एक्यूट किडनी इंजुरी आया, 2D को कराया गया तो कार्डियक फेलियर में था। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है बहुत वक्त तक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहने की वजह से। ये कॉम्प्लिकेशंस में वो गई और आखिर उनको पैरालिसिस आया, अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो आपने जो मेडिसिन दी थी तो उससे कुछ कवर हुआ था, रिकवरी? मेडिसिन देने के बाद विदिन 48 आवर्स वो वापस से नॉर्मल लिमिट में आ गई थी। हमें डोजेस बढ़ाना पड़ा, हमें ड्रग्स बढ़ाना पड़ा, 220 से 140 तक हमने उन्हें 48 आवर्स में ले आए। लेकिन उसके ठीक अगले दिन फिर उन्होंने सॉल्ट इंटेक लिया और उस दिन जब लिया तो हमें उनकी ये बैक हिस्ट्री पता चली कि वो अक्सर ऐसा करते थे। उनके वो सॉल्ट इंटेक के 4 आवर्स बाद ही उनको पैरालिसिस स्ट्रोक आया और उसके 24 आवर्स में उनकी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा कॉज जो है वो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट इंटेक का, यस, और कई ग्राम, मैं तो आपसे 2.5 ग्राम की बात कर रहा हूँ, एक पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक एक्स्ट्रा करने की बात कर रहा हूँ। वो जो है हथेली भर के नमक खाने की आदि थी, तो कितना फर्क पड़ा उससे उनकी बॉडी पे। ये नमक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी बॉडी में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ इसका जवाब दिया। बीपी से और क्या क्या अमराज हो सकते हैं? अगर हम शुरू करते हैं हेड से, यहाँ से नीचे जाएंगे कि पेशेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए आसानी हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ है, चाहे आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, एक वजह WHO ने इसे बहुत अच्छे से समझाया, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे से समझाया कि एक पहले तो एक ऐसा तबका है जो जानता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। जी। वो अपने सर दर्द को कभी अपना वर्क स्ट्रेस समझते हैं, कभी किसी से झगड़ा होने की वजह समझते हैं, कभी तेज गाड़ी चला ली इस वजह से सर दर्द हो रहा है, कभी समझ रहे कि मैं नींद कम लिया हूं इस वजह से सर दर्द हो रहा है। तो ऐसा बहुत बड़ा तबका ये जो जानता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर। एक बार उसके बाद एक यानी सर दर्द होना भी एक सिम्टम है ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, अगर आप कंटिन्यूअसली एक शिकायत कर रहे हो तो उसे इवेल्युएट करना, उसके जड़ तक पहुंचना कि सर दर्द की वजह रोज रोज की क्या है, बहुत बड़ा ये सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का जी। अब इसके बाद WHO ने कहा कि कुछ फिर एक तबका ऐसा है कि जिन्हें पता चल गया किसी बार वो किसी बीमारी के लिए एडमिट हुए थे और उन्हें पता चला कि मेरा ब्लड प्रेशर आया था, लेकिन उन्होंने इस बात से इग्नोर कर दिया कि मुझे बुखार था इसलिए मेरा प्रेशर बढ़ा हुआ था। उसके बाद वो कभी डॉक्टर्स के पास नहीं गए। एक तबका ऐसा है कि जिन्हें मालूम है और उन्होंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद एक तबका ऐसा है कि जिन्हें मालूम है, जिन्होंने डॉक्टर्स को दिखा लिया, डॉक्टर्स ने दवा दिया, उन्होंने दवा चालू किया, उनका सर दर्द, उनके बदन की जो बेचैनी थी, जो अनइजीनेस था वो आराम हुआ, उन्होंने दवा बंद कर दिया। एक तबका ऐसा है। इसके बाद एक तबका ऐसा है जिसे डॉक्टर्स ने इवैल्यूएट करके दवा चालू भी कर दिया, लेकिन वो दवा उसके कॉज को नहीं पकड़ी। क्योंकि डॉक्टर KD त्रिपाठी जो हमारे 2nd ईयर के मेडिकल फार्मेकोलॉजी की बुक लिखा है जिन्होंने, उनका कहना है कि आप ब्लड प्रेशर को सिर्फ एक ड्रग से कंट्रोल नहीं करते। उन्होंने क्लासिफाई किया है कि आप पहले वजह पता करो इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ा है, फिर हमारी दवाइयां हैं जो अलग अलग तरीके से उस प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो हर पेशेंट को सेम दवा नहीं दी जा सकती। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, आप वजह पता करो, उसका जेंडर है, उसका वर्कलोड है, उसका लाइफस्टाइल है,
उसके किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन सब देख के हमें दवा देना होगा। जैसे कि बहुत आसान सी है कि भिवंडी में यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस में देखा कि अक्सर डॉक्टर्स टेल्मीसार्टन लिखते हैं। टेल्मा पेशेंट में फेमस है, टेल्मीकाइंड फेमस है, अक्सर लिखते हैं। अब यही ड्रग टेल्मीकाइंड हम रेनल फेलियर पेशेंट्स को दे सकते हैं, लीवर फेलियर को नहीं दे सकते। बहुत बारीक सी चीज है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म इसका होता है लीवर से। अब अगर पेशेंट का लीवर फेल है यानी ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ड्रग जब मेटाबोलाइज होकर टूटेगी नहीं अपने काम करने के तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो दवा दे रहे हैं वो कहाँ बॉडी में जाएगी, कहाँ मेटाबोलाइज होगी, कहाँ जाके अपना असर दिखाएगी और उस असर के बाद भी उसका क्या साइड इफेक्ट आ सकता है। इतनी मालूमात होने के बाद पेशेंट्स के सिम्टम्स को समझ के उनको एक परफेक्ट दवा दी जाए। इसलिए एक ये वजह होगी कि पेशेंट का बीमारी नहीं पकड़ पाए कि उनका बीपी बढ़ा किस वजह से। अगर वो वजह पता चल जाती कि मान लीजिए ये पेशेंट का किडनी फेलियर है, तो किडनी फेलियर भी एक वजह है हाइपरटेंशन होने की। और ये चीज को नहीं समझ के डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाएगा, यहाँ सूजन है, आंखों के नीचे है, पैरों के पास सूजन है, डॉक्टर ने उसको इतना ध्यान नहीं दिया और एक नॉर्मल टेल्मीकाइंड या कोई भी एक नया ड्रग चालू कर दिया जो कि नहीं पकड़ पाई कि प्रॉब्लम बॉडी में कहा था। कुछ वक्त के लिए प्रेशर लो होगा, फिर वो अपना काम बंद कर दी, बिकॉज पॉजिटिव फैक्टर जो वजह से बीपी बढ़ा था वो तो अभी भी वैसे का वैसे ही। तो इस वजह को पकड़ के दवा चालू करना जरूरी है। नहीं, जैसे भी आपने बताया कि मतलब मेरे किडनी अगर मुतासिर है, किडनी डैमेज है तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ सकता है जी। लोग तो ये बताते हैं कि बीपी की वजह से जो है किडनी के पर असर पड़ता है। ये विशियस साइकिल है, ये साइकिल है, ये ठीक तो ये ठीक, ये ठीक तो ये ठीक। बस यही मामला है कि अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर आपका बहुत कम है तो भी किडनी पे प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है तो भी किडनी में प्रॉब्लम है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, हम दोनों चीजों को समझते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है जिसका मतलब ये है कि हार्ट से जब वो खून निकल रहा है नसों में तो वो उतनी तेजी से उस प्रेशर से नहीं निकल रहा है कि हर ऑर्गन को सही से सप्लाई हो। तो अगर आपकी किडनी को प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि 120 चाहिए, अगर वो 90 आ रहा है, 90 से 80 आ रहा है, तो किडनी में उस तेजी से ब्लड नहीं आ रहा है कि वो उसे फिल्टर करके यूरिन निकाल सके, क्रिएटिनिन को बाहर निकाल सके, तो ऑटोमेटिक क्रिएटिनिन लोड बढ़ने लगे। तो ये हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो भी एक प्रॉब्लम है। जब ब्लड प्रेशर हाई है, कंटिन्यूअसली हाई है, वो हाई रहने की वजह से किडनी के कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन यानी किडनी के जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसे भी डैमेज कर देगा। तो हाइपरटेंशन भी प्रॉब्लमेटिक है। ये हो गया ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से किडनी डैमेज होना। दूसरे तरीके से अगर देखें कि किडनी डैमेज है तो ब्लड प्रेशर कैसा होगा। किडनी के ऊपर एक अंग होता है एड्रिनल, जो कुछ हार्मोन्स बनाता है, और किडनी बनाता है रेनिन है। ये पूरा सिस्टम है, रास कहते हैं हम उसे। इस सिस्टम को लेकर किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर ये सिस्टम भी बिगड़ा तो ब्लड प्रेशर को कोई रोकने वाला नहीं होगा, ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई रहेगा। तो ये केमिकल जो रेनिन है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो किडनी अगर डैमेज है तो रेनिन कम है, रेनिन कम है तो ब्लड प्रेशर हाई है, और ब्लड प्रेशर हाई है तो किडनी डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगा फिर रेनिन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक दूसरे से लेना देना। अब हम डैमेज पढ़ रहे थे कि अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो अगर हम दिमाग में शुरू करें तो यहाँ पे जो नसें हैं, नसों में तेज ब्लड दौड़ेगा तो पैरालिसिस होने का चांस है, हिमरेज होने का चांस है। नस उस स्पीड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और नस फट जाएगी, दिमाग की नस। जी, दिमाग की नस फट जाएगी, वो एक ब्रेन हिमरेज होगा, पैरालिसिस आएगा, पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक, इसी पैरालिसिस की वजह से हाफ बॉडी काम करना बंद कर देगी, बिकॉज उसका सप्लाई ब्रेन से बंद हो जाएगा। थोड़ा और नीचे आएंगे आंखों में, तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, यानी कि फिर उन्हें देखने में तकलीफ आने वाली है। अगर बहुत ऊपर से बात की जाए तो पेशेंट को देखने में तकलीफ आएगी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। ठीक, और नीचे आए तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारे मेजर ऑर्गन्स पे डैमेज हो रहा है, लंग्स को डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हार्ट है, क्योंकि हार्ट के अंदर जब ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा तो हार्ट उसे पंप करने में सक्षम नहीं होगा, जिस वजह से हार्ट की दीवारें मोटी होती जाएगी, जिसे हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। और यही हाइपरट्रोफी का पेशेंट फिर फेलियर में जाता है। जो आज कार्डियक हाइपरट्रोफी था, डॉक्टर नहीं पकड़ पाया कि उसकी क्यों ब्लड प्रेशर रेज है, वही हाइपरट्रोफी कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर में जाएगा। यानी हार्ट पर भी इसका जोर है। इसके बाद जो है हार्ट से नीचे आएंगे तो लिवर है, किडनी है, इन पर जोर आएगा। किडनी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वेसल्स जो हमारी पैर के, जिनका बहुत बड़ा रोल है पैर से खून के दौरान को वापस हार्ट तक पहुंचाने का,
इन पर जोर आएगा। तो कुल मिला के वो ब्लड जो तेजी से दौड़ रहा है नसों में, वो एक जगह पर नहीं, सर से लेके पैर तक दौड़ रहा है, और वो हर हिस्से को खराब करने की ताकत रखता है। एक दिन में, 2 दिन में नहीं, जितना आपका ब्लड प्रेशर हाई है और किस मुद्दत तक हाई है, उससे डिसाइड होता है कि आप कितनी जल्दी मल्टीपल ऑर्गन डैमेजेस में जाने वाले हो। इसे हम इसीलिए हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। ये वर्ड्स को लाया गया कि अगर दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, यानी सिर्फ ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई नहीं है, साथ साथ में हार्ट कार्डिक भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी हो गई। उसका ब्लड प्रेशर रोकना एट मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। फिर अगर उसका पेशेंट का यूरिन आउटपुट बंद हो गया और हमने जब ब्लड प्रेशर एक रूटीन तौर पे नापा तो ब्लड प्रेशर 180/110 है, तो अब ये जो है एक तुरंत इलाज करने का मुद्दा हो गया। अब इसमें टाइम पास करना या पेशेंट को वक्त देना कि आप घर जाइए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको ट्रीटमेंट करना है, कि आप किसी आयुर्वेदिक या यूनानी दवा खाएंगे ताकि आपको इंग्लिश दवा कंटिन्यूअसली ना खानी पड़े, तो ये इतना वक्त नहीं देते हैं। वो हर मिनट जैसे जैसा खून उसी तेजी से दौड़ रहा है, अपने ऑर्गन्स को डैमेज करते जा रहा है। ठीक, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अदर ऑर्गन्स को आते हैं। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने और कम होने की वजह से पूरी बॉडी इफेक्टेड हो, पूरी बॉडी एक एक जरा इफेक्ट होगा, जहां जहां नसें, और नसें हमारी पूरी बॉडी में हर एक इफेक्ट होगा। अटैक को समझ लेते हैं। हमारे साइंटिफिक टर्म्स में, हमारे मेडिकल टर्म्स में हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्ट कहते हैं। अगर ये समझ लेंगे तो हार्ट अटैक समझ जाएंगे और उसके कारण समझ जाएंगे। मायोकार्डियम हम हार्ट के मसल्स को कहते हैं। इंफार्क्ट का मतलब होता है वो जगह जहां पे खून का दौरान नहीं पहुंचा। तो हार्ट अटैक आने का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गन जो पूरे बॉडी को खून पहुंचा रहा था, जो हार्ट है, अब हार्ट को ही खून नहीं पहुंच रहा है, इसे अटैक कहते हैं, और हार्ट अटैक से पेशेंट की डेथ हो जाती है। जिसका बिल्कुल एक वजह जो है वो हाइपरटेंशन है, जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम और वजहों को देखते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल जो साइलेंट किलर है हमारे देश का, और वेस्टर्न कंट्रीज का तो काफी ज्यादा साइलेंट किलर है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है होने की वजह से ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल हो गया, बीएलडीएल हो गया, आईएलडीएल हो गया, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जाके हार्ट को सप्लाई करने वाली नसों में डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे बैठेगा। 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, ये बैठ जाएगा। और इसका जरा बराबर भी लेना देना नहीं है इंसान के मोटापे से या पतले से। आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि वो काफी फिट दिखता था, पतला दिखता था, उसको कैसे अटैक आ गया। इसका डायरेक्ट लेना देना कोलेस्ट्रॉल लेवल से। ठीक, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से उसके हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नसें होती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से, और एक बार कोई फास्ट काम जैसे बहुत तेज दौड़ लिया या तेज चिल्ला लिया, जब हार्ट के ऊपर एक जोर आया और उसकी नसें पतली हुई, और ऑलरेडी वो पतली थी, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से चोकअप हो गई, और अब दिल को ही खून का दौरान खुद कम मिल रहा है काम करने के लिए, हार्ट एक तरीके से रुक जाएगा, और उसे अटैक कहते हैं। जो कि माइनर मेजर अटैक्स भी होते हैं, तो हम सुनते हैं अक्सर कि माइनर अटैक था। ये इस स्टेटमेंट पे होता है कि कितना % क्लॉट था, कितना % ब्लॉक था। अगर वो 90%, 97% ब्लॉक हो चुका है तो वो मेजर अटैक ही बनने वाला है, क्योंकि आप कितना भी कर लो, पेशेंट को शांत कर दो, कुछ ड्रग्स दे दो, 97% ब्लॉक आधे घंटे में खुलने नहीं वाला है कि इतनी नसें चौड़ी हो जाए कि पेशेंट को जो है हम बचा ले। तो अक्सर वो जो है मेजर हार्ट अटैक की तरफ ही जाती है। ये एक वजह हो गई कि, और दूसरी वजह है जो बहुत रेयर थी, लेकिन हमने इसे भी एक्सपीरियंस किया अपने 3rd ईयर में जब पढ़ रहे थे, विटामिन B12 की कमी से। क्योंकि हमारे सामने हमारे कलीग है जो प्योर वेजिटेरियन है, कोलेस्ट्रॉल आने का इतना ज्यादा तो चांस उसकी बॉडी में नहीं है, और काफी फिट है, रोज सुबह आधा घंटा दौड़ता है और कंप्लीटली फिट है। उसको एक दिन बहुत ज्यादा तेज जो है हमारे कैंपस में चेस्ट पेन होता है, और इतना चेस्ट पेन इतना तेज था कि एज अ डॉक्टर उसे समझ में आता कि ये डिस्टर्बिंग है। उसने इशारा किया, उसने बताया कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाए। जब वहां जाके देखते हैं तो उसको एक ईसीजी करने में पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, वो मायोकार्डियल इंफार्क्ट था वो। तो जब अच्छे से हिस्ट्री ली गई, सारे ब्लड चेकअप हो रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, सारे किडनी फंक्शंस नॉर्मल है, लिवर फंक्शंस नॉर्मल है, तो ये अटैक किस वजह से है। तो हमारे प्रोफेसर्स जो है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया कि प्योर वेज होने की वजह से विटामिन B12 नहीं मिलता है। पूरे दुनिया में विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड में, पूरे गोश्त, यस, किसी भी तरीके का गोश्त हो, उसके अलावा विटामिन B12 दुनिया में नहीं है। बहुत कोशिशें की गई वेजिटेरियन साइंटिस्ट के द्वारा कि वो अपने खानों में कहीं से ढूंढ के ले आए, लेकिन वो कहीं से साबित नहीं है। विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलने वाला है।
तो वो पेशेंट में B12 की हमारे कलीग में कम होने की वजह से भी हार्ट अटैक आया, ये एक वजह होगी। आपकी ये बात सुनकर तो गोश्त खाने वाले बहुत खुश हो जाएंगे, बोलेंगे आप 1 किलो खाते थे 2 किलो हाँ, खाएंगे। तो किस तरीके का खाना है वो अगली बार उस पर बात करेंगे हम लोग, ताकि ये तो सही नहीं है ना कि मतलब सही भाई आपने बताया कि B12 विटामिन B12 गोश्त में मिलता है, तो आप जो है जितना चाहो उतना खाओ। उसी गोश्त में उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। तो उसको बहुत जो है समझ के हमें एक जो डाइटिशियंस का रोल यहाँ पर आता है कि वो आपको डाइट बना के देते कि आप कितने दिन जो है नॉनवेज को खाओ और कितने दिन वेज को खाओ, लीफी वेजिटेबल्स खाओ। ये सारी वजह हार्ट अटैक की है। और अगर हम हार्ट अटैक को और अच्छे से समझे कि किसी पेशेंट को जो चेस्ट में पेन है वो हार्ट अटैक की वजह से या स्केलेटल मसल का पेन है, मांसपेशियों का जो है दर्द है, वो किस वजह से, तो जब कार्डियक पेन होगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया मायोकार्डियल इंफार्क्ट, यानी कि हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिल रहा है कि वो पंप करे। तो जब हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है तो हार्ट काम नहीं कर रहा है, जब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा है, जब दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो सारा बॉडी पैनिक होगा। यानी वो पेशेंट जब अटैक में है तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, उसे सीधा खड़े होने में तकलीफ होगी। अगर वो बैठा है उसे हार्ट अटैक आया तो उसे बैठे होने में तकलीफ होगी और वो अपने आप को लेटने की पोजीशन में बेटर फील करेगा, वो अपने आप को लेटे हुए पोजीशन में बेटर फील करेगा। पूरी बॉडी उसकी डिस्टर्ब है और वो रिलैक्स चाहिए। पर्टिकुलर पार्ट जो डिस्टर्ब, जैसे बोलते हैं कि लेफ्ट जो है मतलब मैंने आर्म्स के अंदर पेन आता है। और ये पेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, पेन के बारे में कि सबसे पहले जो है निडल प्रिकिंग पेन होगा, सुई के चुभने जैसा पेन होता है। पेशेंट बाकायदा बताए, हर पेशेंट ने यही अल्फाज बताया कि पहले मुझे चेस्ट हेवीनेस लगा, मुझे लगा मेरा सीना बहुत हेवी होते जा रहा है जहाँ दिल है, और वहां पे फिर मुझे सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होने लगा, जो कभी आगे तो कभी पीछे। और जब वो दर्द की शिद्दत बढ़ी तो वो बाएं हाथ की तरफ पूरी आ गई। ये शिद्दत बढ़ने की वजह से नर्व सप्लाई की वजह से, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाएं हाथ अफेक्ट होता है और बाकी पूरा बॉडी नॉर्मल है। हर हिस्से के ऊपर इसका बैड इफेक्ट आएगा, हर हिस्से को कमी होगी ब्लड की, बिकॉज जो पंपिंग ऑर्गन था, जो मशीन था, वो पंप नहीं कर रहा है। तो हर हिस्सा जो है तकलीफ में आएगा, और हर हिस्से की तकलीफ में आने की वजह से पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन अगर अटैक आने के वक्त है तो वो है लेट जाना। लेकिन इसका ठीक उलट हमारे सोसाइटी में होता है। पेशेंट जैसे ही चेस्ट पेन बताता है, लोग उसे कंधे पे सपोर्ट देके दौड़ाने लगते हैं हॉस्पिटल तक, जो कि एकदम गलत प्रैक्टिस है। तुम खुद पैनिक हो रहे हो, अपने हार्ट को तकलीफ दे रहे हो। ऑलरेडी वो पेशेंट का हार्ट तकलीफ में था ही, आपके लिए बेहतर ये था कि उसे बैठा लो किसी कुर्सी पर, उसे अपने हाथ में किसी तरीके से गोद में उठा लो और उसे हॉस्पिटल तक ले जाओ। चलाना कहीं से कभी भी सही नहीं है कार्डियक पेशेंट्स के लिए। यानी जिस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको जो है मतलब मैंने लेटने की पोजीशन में ही उसको मैंने कहीं से बहुत इजी हो जाता है, दवाखाने वगैरह हॉस्पिटल ले जाते हैं, मतलब लेटने की पोजीशन में लेके जाएंगे। इसमें फिजिक्स का रोल है, ग्रेविटी। जी जी, जब पेशेंट खड़ा है तो हार्ट को ग्रेविटी के खिलाफ पंप करके ब्लड पहुंचाना है दिमाग तक। पेशेंट जब बैठा है तो हार्ट को ग्रेविटी के खिलाफ पंप करके, जो ऑलरेडी पंप करने में तकलीफ में, लेकिन अपना काम कर रहा है, रुका नहीं, अभी डेथ नहीं हुई है पेशेंट की, हार्ट कोशिश में है, भले से उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, बहुत पैनिक है बहुत, लेकिन वो पंप कर रहा है। तो इसलिए जब आप लेटा दोगे और पूरा फ्लैट पोजीशन में सारा ऑर्गन्स हो जाएगा तो हार्ट को काफी आसानी हो जाएगी ब्रेन से लेके पैर के अंगूठे तक ब्लड पहुंचाने में। ये मकसद है पेशेंट को लेटाने के लिए। ठीक, हार्ट अटैक आए तो उसको पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में लेटा दिया जाए तो बेहतर है। जी जी। और अगर आपको बहुत लेके भागना है तो सबसे बेटर है कि अभी के अभी उसे बैठा दो, ना कि उसे कंधे से सपोर्ट देके दौड़ाओ या ऐसा कुछ करो। और जो ये बोलते हैं कि भाई गैस की वजह से भी मतलब मैंने इस तरह का महसूस होता है कि हार्ट अटैक का जो दर्द है उससे मतलब मुशाबा दर्द महसूस होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एसिडिटी रिफ्लक्स है, वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं। जब आपके स्टमक से, जो आपके पेट में जो एसिड बन रहा था, वो किसी वजह से, या आप ट्रैवल कर रहे थे बसेस में, रोड खराब था, आप लेट गए खा के तुरंत, तो एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिटर्न ऊपर आ गया, तो उसमें जलन होगा और जलन के बाद आपको पेन होगा। और आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये तकलीफ नीचे तक है, मेरे नाभि के ऊपर तक है। ये एक पॉइंट पे प्रिकिंग पेन की तरह नहीं होगा जो कि एकदम क्लियर कट सिग्निफाई करता है कि कार्डियक पेन है। इसमें जो है आप बड़ा एरिया बताओगे, कार्डियक पेन में सिर्फ चेस्ट हेवीनेस एक एरिया, और जब गैस रिफ्लक्स हो रहा है तो पूरा पेट का जो खाने की नली का जो रास्ता है, आप वो पूरा एरिया बताने वालों की इस पार्ट में तकलीफ मतलब जी पूरा पार्ट। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा कि एसिड डायरेक्ट इधर ही आ जाएगा। एसिड बन रखा है स्टमक में, स्टमक से ट्रैवल करके यहाँ आया, तो जहां से ट्रैवल करके आया पेशेंट वहां तकलीफ बताएगा, पेन बताएगा, जलन बताएगा। चलिए इतना जलन हो रहा है कि उसे वो भी निडल प्रिकिंग की तरह लग रहा है,
और उसने बहुत पढ़ रखा था गूगल पे, जो हाफ नॉलेज लेकर गूगल पे पढ़ रखा था कि नहीं ऐसा तरीके के पेन, वो अपने आप को लेबल भी कर दिया और मुझे अटैक है और घर वालों को इशारा कर रहा है कि हॉस्पिटल ले चलो। तो डॉक्टर्स के लिए हमारे लिए तो सबसे पहला स्टेप है ईसीजी। ईसीजी कर लिया जाए और उससे बता रहे हैं हम कि नहीं ईसीजी एकदम परफेक्ट है, आप बहुत हद तक जो है कार्डियक पेशेंट नहीं हो, लेकिन वो अब साइकोलॉजिकली बना चुका है उसके पेन की शिद्दत की वजह से। तो हमें वहां पे फिर उसकी तसल्ली के लिए एडमिट करके उसे एसिड की ही दवा देके जो है, ऐसा नहीं कि उसको हम वो अपने आप को हार्ट अटैक का पेशेंट समझ रहा था, हम हार्ट अटैक की दवाइयां देंगे उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके मेंटली के हिसाब से हम उसको एसिड की दवा देके कंट्रोल करके अगले दिन डिस्चार्ज करते हैं। ठीक। और ये मसल पेन क्या है? मसल पेन जो होता है वो अक्सर क्रैम्प्स होते हैं, स्केलेटल मसल, मतलब मसल तो बॉडी में अलग अलग टाइप के 3 टाइप के होते हैं। स्केलेटल मसल जो हार्ट अटैक के पेन से थोड़ा सा मिलता है, वो है यहाँ के हमारे लेफ्ट साइड के चेस्ट के स्केलेटल मसल्स, वो मांसपेशियां जो हमारे हड्डियों से जुड़ी है, हड्डियों से जुड़कर हड्डियों पे ही दूसरी तरफ जाके एंड होती है, वो मसल्स का पेन जो होगा वो भी क्रैम्प्स की तरह होगा, लेकिन वो जब जिस पोजीशन से पेशेंट को पेन हुआ उसके अपोजिट पोजीशन में यानी रिलैक्स पोजीशन में लाएंगे तो आराम लगेगा पेशेंट को। यानी अगर वो एक बॉलिंग कर रहा था, बॉलिंग करते करते उसे पेन आ गया, तो उससे जब रिलैक्स कराया जाएगा तो उसका पेन रिलीव हो जाएगा। कार्डियक पेन तब तक रिलीव नहीं होगा जब तक हार्ट को सुकून ना दिया जाए। अगर स्केलेटल मसल पेन है तो पेशेंट को रेस्ट पोजीशन में लाके या जिस पोजीशन में उसको तकलीफ है उसके अपोजिट पोजीशन में रिलैक्स पोजीशन में लाया जाए तो पेशेंट को काफी हद तक आसानी हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि यही प्रॉब्लम था। स्केलेटल मसल के बहुत सारे रीजन है पेन के, कैल्शियम की कमी होना या ओवर यूज ऑफ मसल्स होना, ओवरलोड ऑफ एक्सरसाइज करना, लेकिन कार्डियक में ऐसा नहीं। कार्डियक में पेशेंट हर मिनट हर सेकंड जो है बैड होता जाएगा अगर उसे रेस्ट ना दिया जाए, उसे सही इलाज ना दिया जाए। अभी मतलब मैंने ये समझा जाता है कि जो एथलीट होते हैं उनको जो है मतलब मैंने कोई चांस ही नहीं अटैक आने का, क्या नहीं, ये सही है? ये गलत समझा जाता है। एथलीट्स जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल एथलीट्स हैं वो अपने वर्किंग आवर्स कहिए या प्रैक्टिस पीरियड कहिए इसमें इतना ज्यादा लोड अपने हार्ट पे क्रिएट करते हैं कि अक्सर अटैक्स और ये सारे तरीके की चीज इनको आती है। तो आपके लिए एक्सरसाइज एक मॉडरेट टाइम के लिए करना इंपॉर्टेंट है। सीवियर एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देके बाइसेप्स दिखाने में आप जो है अपने हार्ट पे ही लोड क्रिएट करते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज बिल्कुल। अक्सर बास्केटबॉल प्लेयर्स, हमेशा में एग्जांपल दिया जाता है पढ़ाने टाइम फाइनल ईयर मेडिसिन में, अक्सर बास्केटबॉल प्लेयर्स यंग एज में कार्डियक अरेस्ट का शिकार होते हैं। उनकी जितना फिटनेस तो क्रिकेटर्स को भी नहीं है जितना फिट बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें हार्ट अटैक आता है। बहुत भाग दौड़ और ओवरलोड ऑफ एक्सरसाइज की वजह से एक्सट्रीम फिटनेस रखना होता है उन्हें। 0% जो है ट्रांस फैट उनकी बॉडी में रहना चाहिए, किसी भी तरीके का बुरा कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में नहीं रहना चाहिए। इसके चलते वो बहुत हैवी लोड ऑफ एक्सरसाइज करते हैं। अभी तो स्पोर्ट्स मेडिसिन करके एक नया ब्रांच हमारे फील्ड में आ गया, तो इससे काफी ज्यादा जागरूक हो गए एथलीट्स भी। नहीं तो पहले के दौर में अक्सर जो है अरेस्ट इनको भी आते थे, ऐसा नहीं है कि फिट है तो अब ये बच चुके हैं कार्डियक अरेस्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बाज लोग बीपी का मरीज होते हैं और बगैर डॉक्टर के सलाह मशवरे के वो बीपी की दवा बंद कर देते हैं, ऐसा करना कैसा? या कभी कभी ऐसा होता है कि बीपी की कोई मेडिसिन जो है बहुत महंगी होती है तो अपनी मर्जी से जेनरिक मेडिसिन यूज कर लेते हैं, तो ऐसा करना सही है या गलत? किसी भी मेडिसिन को आपको लेना अपनी मर्जी से कभी भी सही नहीं था। आप तो फिर भी ब्लड प्रेशर यानी काफी ऐसी चीज के बारे में पूछ रहे हो जो पूरे बॉडी को इफेक्ट करने वाली है। आप सर दर्द के लिए भी अपने तरफ से मेडिसिन मत दो। आप जब है एक मोबाइल भी लेने जाते हो तो 10 लोगों से मशवरा कर लेते हो और उसके 2 माहिर भी होते हैं उसमें पूछने वालों में से। तो क्या आप अपना हेल्थ, जो हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, जो सबसे जरूरी चीज है, क्या उसमें आपको एक अच्छे डॉक्टर से नहीं पूछना चाहिए? ये कहीं से भी सही नहीं है कि पेशेंट अपनी मर्जी से किसी मेडिसिन को चालू करे या बंद करे। यानी किसी भी मतलब किसी भी के अलावा किसी भी बीमारी के अंदर जो है मेडिकल स्टोर से खुद से दवा लेकर नहीं खाना चाहिए। ये गलत प्रैक्टिस है और ये इंडिया में सब बहुत ज्यादा आम है। लोग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, आवाम के पास पैसा कम होने की वजह से, आवाम के पास नजदीक से नजदीक में अच्छे डॉक्टर्स की कमी की वजह से और हमारे मेडिकल वालों से अच्छे ताल्लुक की वजह से, वरना दूसरी कंट्रीज में हमने सऊदी में देखा है फार्मासिस्ट एक पेन किलर हेडेक की नहीं देता है बिना प्रेस्क्रिप्शन के डॉक्टर्स के। आप यहाँ पे पेन किलर तो आप पूरा पूरा बॉक्स ले जाओ, फार्मासिस्ट तो बेचने बैठे, वो तो आपको तुरंत दे देंगे जिस कंपनी का आप मांगो। हमने अपने हर विजिट में हमने फॉरेन में देखा है कभी किसी ने एक भी पेन किलर हमें नहीं दिया। हमें अपना आईडी कार्ड बताना पड़ता है कि हम
डॉक्टर है तब वो हमें मेडिसिन देते हैं। तो ये गलत है, ये हमारी प्रैक्टिस एकदम गलत है हमारी आवाम में कि वो खुद से कोई मेडिसिन चालू करे या बंद करे या मेडिसिन स्विच करे। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो जो है कहते हैं कि आपने जो प्रेशर की दवा दिया था उससे हमें आराम नहीं लग रहा था, लेकिन हमारे बाजू वाले जो है वो ये दवा खाते थे, हमने खाया बहुत आराम हो गया। या आपने अपने ही हेल्थ को खराब किया, या आपसे कभी ये नहीं कहा गया कि आप मेडिसिन चालू किए हो तो अब आप हमसे मिलने मत आओ, अब आपको फॉलोअप देना जरूरी नहीं है। हम जब भी पेशेंट को लेबल करते हैं डायबिटीज या हाइपरटेंसिव, हम उसे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। हम फॉलोअप करके देखते हैं कि हमारी मेडिसिन कितनी काम कर रही है। फिर जब एक बार वो वेल मेंटेन हो जाता है तो फिर वो 6 मंथ्स के बाद फॉलोअप किया जाता है इन पेशेंट्स का। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अब आते हैं कि मेडिसिन महंगी होना। देखिए इंडिया में मैं जहां तक प्रैक्टिस बताऊं तो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन बहुत हद तक सस्ती में भी अच्छे ब्रांड्स बनाते हैं। उनका नाम नहीं लेना चाहिए फार्मा कंपनी का, लेकिन अच्छे ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफी सस्ते में बनाते हैं। यानी बहुत अगर कोई महंगी होगी तो 250 से 300 होगी, ठीक, लेकिन उतना हम किसी को चालू भी नहीं करते। बहुत जरूरतमंद रहे तब हम उन ड्रग्स पे जाते हैं, वरना काफी सस्ते में इलाज हो जाता है और पेशेंट कंटिन्यूसली लेके खा सकता है। और बात जहां तक आती है जेनरिक मेडिसिन की, जिसे हमारी गवर्नमेंट काफी फेवर कर रही है और परियोजनाएं बनाई गई है जेनरिक मेडिसिन को फेवर करने की। देखिए अगर आपको जेनरिक मेडिसिन ही लेनी है एंटी हाइपरटेंसिव या किसी भी मामले की, तो आप उसे आपने आके अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। उसे चालू करने के बाद अपनी रीडिंग्स लीजिए 3 से 4 दिन। अगर आप उस पर वेल कंट्रोल्ड हो तो ठीक, नहीं तो प्लीज उसे मत लीजिए। ठीक, ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर ने एक फॉर्मूला लिख दिया तो आप नॉर्मली एक जेनरिक मेडिकल पे जाके अपनी मर्जी से उसे बता रहे ये फॉर्मूला की जो सस्ती है वो आप दे दो। नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, अपने हेल्थ के साथ खेल रहे हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो मेडिसिन को आप जब चालू किए तो आपको फॉलो अप लेके आपको देखिए कि कितने कंट्रोल में है आपका ब्लड प्रेशर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आज के कुछ सवाल थे जिनके आपने निहायत तसल्ली बख्श जवाब दिए। अब एक आखिरी सवाल, क्या नमक का डायबिटीज से कोई ताल्लुक है? जी, नए रिसर्चेस के हिसाब से नमक का डायबिटीज से ताल्लुक तो है। ये तो बिल्कुल अजीब बात बता रहे हैं। अभी तक तो हम लोग यही सुनते आए हैं कि डायबिटीज का ताल्लुक सिर्फ मीठी चीजों से, शक्कर से है। तो अगर वाकई ऐसा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले एपिसोड में आप विद रेफरेंस हवाले के साथ हमको बताइए कि जो है नमक का डायबिटीज के क्या ताल्लुक है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे और ऐसा डिस्कस करेंगे कि हमारे आम आवाम को इससे खूब फायदा हो और उनके जहन और उनके नॉलेज में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप जो है हमारे मेमारे मिल्लत चैनल के ज़रिए तमाम होने वाले प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारे नाजरीन को बहुत सारी मुफीद मालूमात से आपने नवाजा। हम आपके बेहद मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन जो है इस मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और जो है हमारी हौसला अफजाई करेंगे ताकि हम जो है आइंदा भी इस तरह की मुफीद जो है वीडियोस आपके सामने पेश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेमारे मिल्लत चैनल की एक नई पेशकश जो भी हमने आपकी नज़र की हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, सेहत के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है और हमारे ऐवान में MBBS डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी साहब इंतहा ईमानदारी से सेहत के हवाले से हमारी और आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ये सिलसिला दराज होगा, इसका एक हिस्सा भी आपने समाअत किया है और दूसरा पार्ट अनकरीब हम आप हजरात तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में आप लोगों ने हमारी बहुत हौसला अफजाई की और दूसरे पार्ट के आप मुंतजिर नजर आए। तो अभी जो आपने समाअत किया है डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी साहब से, अब उसका बकिया हिस्सा हम इंशाअल्लाह आइंदा आप तक पहुंचाएंगे, बहुत जल्द पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और हमें पता है कि आप उसके मुंतजिर हैं। तो ये पेशकश हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें अपने कमेंट से नवाजें, मस्बत बातें हमें अता करें। अगर हम कहीं गलती करें तो उससे भी आप हमें आगाह करें, जो हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं। अब भी आप तवज्जो फरमाएं, नवाजिश होगी, आप मेमारे मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से नाजरीन ये होता है कि यूट्यूब चैनल इस क्लिप को, इस वीडियो को दूसरे व्यूअर्स तक फॉरवर्ड करता है। तो लाइक करेंगे तो एक अच्छी बात हम दूसरे तक पहुंचाने का नेक काम करेंगे और मेमारे मिल्लत चैनल को भी ग्रोथ आनी है। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें
और हो सके तो शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।